अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ खबर की खबर लेके मैं हूँ इसार राना और आपको सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए खैर और बरकत का सबब बन सके और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात की हेडलाइंस के ऊपर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका पर वाज़े किया है कि पाकिस्तान अब डू मोर की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू को तमाम अखबारात ने लीड स्टोरी के तौर पर लिया। रोजनामा जंग ने अफगान सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान की सुर्खी लगाई है। अल्फाज हैं, दाइश के खिलाफ तालिबान वाहिद ऑप्शन। अमरीका सदमे में है, तालिबान को तनहा छोड़ा तो ये 20 साल पुराने वाले बन जाएंगे। इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को कुछ इस अंदाज से शाया किया है। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन। दुनिया इस वक्त अफगान अवाम को तनहा ना छोड़े। इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को अहमियत दी है। अमरीकी इत्तेहादी बनने पर पश्तून हमारे खिलाफ हो गए। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद ऑप्शन। इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को ही हाईलाइट किया। हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे, दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद ऑप्शन। वज़ीर-ए-आज़म। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, तालिबान के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं, दाइश से छुटकारा भी वही ला सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म। अंग्रेजी अखबारात में दी न्यूज ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लीड स्टोरी के तौर पर लिया है। तालिबान ओनली ऑप्शन अगेंस्ट दाइश, पीएम। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, Hardliners will gain if West fails Afghanistan, says PM. डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, तालिबान ओनली ऑप्शन टू फाइट इस्लामिक स्टेट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को फ्रंट पेज पर नुमाया तौर पर कवरेज दी। इफ शांटेड, तालिबान में गो बैक टू ओल्ड वेज, PM। द नेशन ने दूसरे अखबारात के मुकाबले में बलोचिस्तान के सियासी बहरान को हेडलाइन में लिया। कॉन्फिडेंस क्राइसिस डिपेंड्स इन बलोचिस्तान। ये थी जी हेडलाइंस और अपना जो रन डाउन है ज़रा हम वो भी शेयर कर दें आपके साथ कि आज प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फंड फंडिंग केस, पीटीआई को पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी गई। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद ऑप्शन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करा दी गई। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी आमने सामने। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से है, वो शामिल करेंगे और रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रशीद अहमद खान का कालम है बलूचिस्तान का सियासी बहरान और टॉप ट्रेंड खान और अवाम एक साथ इस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। आज से तो मैंने सुबह आया हूँ तो मैंने देखा था सर्दी का माहौल बन गया है, ठंड का जो है वो मौसम चेंज हुआ है और क्या कहते हैं थोड़ी सी धुंध भी है, को थोड़ा सा वो जो गर्मी ने वो जो एक नाराज औरत की तरह बार बार जाके आ जाती थी ना, वो मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा रुक गया है। ये जिस तरह की राणा साहब आपको धुंध लग रही है ना जी, ये स्मोक वाली धुंध नहीं, ये स्मोक वाली धुंध जो है आस्ते आस्ते बढ़ती नजर आएगी। ये स्मोक है। ये जो खालिद साहब आपका एडवाइजरी रोल है ना खुदा के साथ, ये मुझे संभाल लेता है, अदरवाइज मैं उसे धुंध समझ के खुशी होता रहता है। आपकी एडवाइजरी तो सुबह 6 बजे शुरू कर दी। अच्छा सर, एक रिपोर्ट है, पहले वो मैं जरा चाह रहा था शेयर करूं, उसके बाद उसकी तरफ चलते हैं। रिपोर्ट देखते हैं जी। और पाकिस्तान ने वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरह हबीब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी। वजीर मुमलिकत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेजात और रिकॉर्ड के मुआयने के लिए फरह हबीब को 8 दिन दे दिए, जबकि दरखास्त गुजार सुबह 10 से दिन 3 बजे तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दस्तावेजात का मुआयना करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौकफ को शिकस्त हुई है। जो उन्होंने इख्तियार किया था, वो चाहते थे कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें ना दिखाया जाए। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी, अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं।
कमीशन ने वजीर मुमलिकत फरग हबीब को इजाजत दी है कि वो 2 टेक्निकल अफराद बशमूल चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मुआवनत ले सकते हैं। फरकीन 5 रोज में कमीशन को 2 टेक्निकल अफराद के नाम जमा करवाएं, नाम तब्दील नहीं होंगे। फैसले में कहा गया है कि कमीशन ने अकबर एस बाबर को भी PTI दस्तावेजात तक रसाई दी थी और फरग हबीब की दरखास्त भी अकबर एस बाबर की दरखास्त से मिलती है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फरग हबीब की दरखास्त मंजूर करता है। इलेक्शन कमीशन ने यह हिदायत भी की है कि स्क्रूटनी कमेटी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की तफसीली जामिया रिपोर्ट पेश करे। नहीं जी, ये थी सारी, और ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून ने जाल बिछाया था खुद उसका शिकार हो गई। क्या ख्याल है शफीक साहब? बिल्कुल ठीक है। देखें, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने शुरू किया था और फॉरेन फंडिंग जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पार्टी बैन हो जाएगी, क्या बड़े बड़े दावे किए थे उन्हें। अब उसी गड्ढे में खुद गिरने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने अपना इलेक्शन कमीशन के बंदे से बात की, मैंने कहा ये फॉरेन फंडिंग है क्या, ये क्या है? उन्होंने कहा ये जो डोनेशन लेते हैं हर चीज़ का अब सियासी जमातों के पास जो भी डोनेशन वो लेते हैं वो रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। उन्हें साबित करना पड़ता है, अपने रिटर्न में भी सारी हर जगह ये चीज़ें आई। और उन्होंने कहा कि जिसके पास ये नहीं होगा तो वो फिर इलेक्शन कमीशन के अपना अख्तियारात हैं। उन्होंने कहा इसमें ये जो नून ने दावा किया था फलां पार्टी बैन, पीपल्स पार्टी ने दावा किया फलां पार्टी बैन, तो ये लंबा प्रोसेस है, लंबा, उसके बाद ही सारा ये होगा। और जब देखें ना, मैं तो इस हक में हूँ नहीं कि सियासी पार्टियाँ जो अपने गंदे कपड़े जो वो मीडिया में धोएं या इन इदारों के पास जाएँ, वो आपस में बैठ के तय करें। कभी वो अपना मुस्लिम लीग नून शुरू हुई थी, कभी पीपल्स पार्टी शुरू हो जाती, तो भाई आप सियासतदान हैं, आप बैठ के बात करें। अब प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है कि आप आएँ, बैठे बात करें, फवाद चौधरी साहब ने कई बार कहा है, लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग है। फिर इलेक्शन कमीशन ने मुझे कहा, जो बंदे ने बताया कि ये पॉइंट स्कोरिंग है कि भाई एक दूसरे को ना बस डटी लेने, एक दूसरे के सरेआम धोने के, और इसमें आपस में बैठ के बात करें। ये इतना लंबा प्रोसेस, इतना लेंथी प्रोसेस है कि ये इसका सोल्यूशन जो है, इसका हल जो है फौरी नहीं आ सकता। लेकिन ज़ाहिर है सियासी पॉइंट स्कोरिंग है तो वो हर कोई कर रहा है। हमारे साथ PTI की रुकन कौमी असम्बली कंवल शोज़ेब साहिबा साथ है, मैंने ज़रा उनसे भी पूछना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस में जो रसाई दी गई है फ़ारूक हबीब साहब को, तो आप समझती हैं कि इससे जो PTI के हवाले से एक प्रेशर था वो कम होगा और अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी अपने जो आने वाली फंडिंग है उसका हिसाब देना पड़ जाएगा? पहले तो ये इसका जो टाइटल है ना जी, फॉरेन फंडिंग केस, ये उसमें जो PTI के खिलाफ किए गए हैं, ये 12 फरूक हबीब साहब भी बयान करते रहे, हम सब ने भी बतौर गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इन्होंने कोशिश की कि उसको कैटेगराइज करें या प्रोपेगेंडे में उन्होंने कम अज कम जरूर यूज की है कि फॉरेन फंडिंग केस है, बट इट इज नॉट फॉरेन फंडिंग केस। ये प्रोहिबिटेड जो फंड्स होते हैं वो केस है और वो फॉरेन फंडिंग के उसमें नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब इन दोनों जमातों को एक्सेस दी गई कि आइए आके जो तलाशी लेनी है ले लें, जो अकाउंट्स आपने चेक करने कर लें, और उसमें से निकला भी कुछ नहीं। वो मैंने पहले भी कई जगह एक्सप्लेन किया है, फरूक हबीब साहब ने भी किया है कि एक्चुअल में इशू क्या बना है, कि किस तरीके से 2 मेरे ख्याल में अकाउंट्स हैं जिनकी $50 से भी कम रकम जो है वो एक कलेक्टिव नाम पे चली गई है, जिसको इन्होंने इतना उठाया है। उसमें से निकला अगर कुछ होता तो आज तक ये इस तरह अपनी हुकूमत, दौरे हुकूमत में इसको ठिकाने लगवा चुके होते, क्योंकि जस्टिस कयूम साहब वाली ऑडियो और उस तरह की सैफुर रहमान साहब वाले मॉडल्स इनके रहे हैं। जहाँ तक एक्सेस देने की बात है तो देखें, जो रूल होता है या लॉ होता है वो तो सबके लिए एक जैसा होता है। अगर उनको एक्सेस दी गई कि वो PTI के अकाउंट्स की छानबीन कर सकते हैं या उनकी तलाशी ले सकते हैं, तो फिर वो एग्जैक्टली उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके साथ भी वही जो है मेयार रखा जाए और वही यार्डस्टिक है जिससे इनके भी अकाउंट्स को देखा जाए। और जहाँ तक अभी आपसे पहले बात हो रही थी, जो मैं नाम नहीं जानती, शफीक अवान साहब बात कर रहे थे जी, तो देखिए इन्होंने कहा कि मिल बैठ के बात करनी चाहिए। मिल बैठ के बात की जाएगी, करने की ऑफर भी की गई है, बट असूली उस पे है, NRO पे कोई बात नहीं है। अगर जहां जिसने कोई बेईमानी की है, जहां कोई 2 नंबरी हुई भी है, जहां फंड्स के मामले आते हैं, जहां पैसे खाए गए हैं, वहां पे वजीर आजम साहब का एक ही स्टांस है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो आप वापस करें पैसे और तलाशी दें प्रॉपर। और जहां पे मुल्क और कौम को आगे ले जाने की बात है,
वहां पर या कानून साजी की बात है, आए आप आके बैठे। बहुत मसला ही शुक्रिया, सारा बहुत वहीं आके शुक्रिया, होता है। बहुत शुक्रिया कंवल शोजेब साहब हमसे बात करने की। सलमान साहब, वो तो ये कह रही हैं कि जी चाहे कुछ हो जाए बात तो हम करेंगे। शफीक साहब की बात को उन्होंने आगे भी बढ़ाया कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तय कर चुके हैं हम कि इन हदूद से बाहर नहीं निकलेंगे और हम कहीं चोरों को, डाकुओं को रिलीफ नहीं देंगे। देखिए, एक तो अकबर एस बाबर साहब है ना, उनकी हुई इमरान खान साहब से नाराज़गी और पीटीआई से नाराज़गी, उसके बाद उन्होंने ये पंडोरा खोला और अपोजिशन जमातों के पास एक अच्छा मौका था, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि किसी तरीके से हम पीटीआई को लेट डाउन करें और उनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई करें, और बड़ा शोर, बड़ा तूफान मचा। लेकिन जिस वक्त ये कहा गया कि देखिए फॉरेन फंडिंग केस जो है इसमें सिर्फ एक जमात तो नहीं आएगी, फिर बाकी जमातों का नाम भी आएगा, तो आपने देखा उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएन अपने आप को डिनाई करते थे। पीपल्स पार्टी ने तो अपना हिसाब देने से भी इनकार कर दिया था, आपको पता है। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये जो कल फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पीएमएल-एन के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। होगा क्या, आप चले थे किसी का हिसाब किताब लेने के लिए, पहले अपना हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। और ये माशाल्लाह बड़ी पॉपुलर जमातें हैं, पुरानी जमातें हैं, इनका जब रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको इनमें भी बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ नजर आएंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ अच्छा है, बड़ी अच्छी बात हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने इनको भी एक्सेस दे दी है पीटीआई को, और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसके रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, किसके नहीं है, ये चीज़ें फैसला होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी जो है या जो इलेक्शन की फंडिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक बड़ा क्रिटिकल इशू पाकिस्तान में रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी अगर अब ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन होगा नहीं। आप देखिएगा इस वक्त पीएमएल-एन जो है और पीपल्स पार्टी दोनों अवॉइड करेंगी कि अब हम इस मामले की जो शिद्दत है उसको नॉर्मलाइज करें, इसको लिंगर ऑन करें, इसको थोड़ा सा कूल डाउन करें और फिर बातचीत को आगे लेके चले। क्योंकि ये तो वो नहीं चाहती थी कि जनाब हम तो गए थे पीटीआई का हिसाब लेने, अब हमारा हिसाब लेने शुरू कर दिया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। अब आप देखिएगा इसी फैसले के बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं, फैसला जब इनके हक में आएगा तो वो बहुत अच्छा फैसला होता है, फैसला जब इनके खिलाफ आता है तो फिर बहुत बुरा फैसला होता है। अब ये कहेंगे कि देखिए जी हम तो पीटीआई का हिसाब लेने गए थे और इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, पहले पीटीआई का हिसाब करें ना, हमारा बाद में करें। अब ये बहस इनकी तरफ से आप शुरू हो जाएगी इस फैसले के बाद। आप देख लीजिएगा वो इलेक्शन कमीशन की बड़ी सपोर्ट कर रहे थे जब ये वही मैं कह रहा हूं ना, था ना। इनका प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब फैसले आपके हक में आएंगे तो आप उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, जब फैसले आपके हक में नहीं आएंगे तो आप उनकी मुखालफत में खड़े हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि अब मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ट्रैप हो गए, खुद फंस गए अपने जाल में। अच्छा देखिए, ये जो सहूलत पीटीआई को दी गई है, फ़रख हबीब साहब को पीपल्स पार्टी और नून लीग के की जो दस्तावेज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उस हवाले से ये अकबर एस बाबर को भी इसी तरह की सहूलत इलेक्शन कमीशन ने दी थी, उनको रसाई दी गई थी। असल में ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के में तमाम जो इलेक्शन लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने गोशवारे और अपने आमदन असासों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद होते हैं, इसी तरह सियासी जमातें भी अपने जो असासे हैं और अखराजात हैं और आमदन हैं उनको जमा इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद होती है। ठीक है, तो इसमें जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग को उसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है जो वो इल्ज़ामात पीटीआई पर लगाते रहे। और इसमें देखिए कि आगे चलकर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने जो उनके जो अकाउंट्स थे उनकी जो तफसीलात थी वो इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल तौर पर जमा नहीं कराएगी। तो ये तो स्क्रूटनी कमेटी ने फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तफसीलात हासिल की कि बताएं कि आपके जो डोनर्स थे अब वो कौन थे, आपकी जो आमदन थी वो क्या थी, आपके अखराजात क्या थे, और आपका तो कोई चीज़ टैली नहीं हो रही। जो तफसीलात सामने आई है उसका कोई ओपनिंग बैलेंस जो है अब वो टैली नहीं होता, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैली नहीं होता, उसका जो आमदन के जो और अखराजात हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो टैली नहीं होती। तो इस हवाले से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें एक पार्टी के 12 अकाउंट्स निकले हैं और एक पार्टी के 7 अकाउंट्स निकले हैं। तो इनको तो पीटीआई से ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मुझे इसमें यह है कि देखिए जितनी गैर मुल्की की अपना बैरून मुल्क सियासी जमातें हैं ना, उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें, उनकी वेबसाइट पर जाएं, उन्होंने बाकायदा अपने एडिटर्स के नाम लिखे हैं, ये हमारे एडिटर्स हैं, ये हमारा बैंक अकाउंट है, ये हमारी फलां चीज़ है, ये हमारी फलां डोनेशन है, पूरा उसमें डिटेल मौजूद है। और मैंने जो 4 बड़ी सियासी जमातें उनसे बात की कि भाई ताड़ा कोई एडिटर है, ऑडिटर है, ऑडिटर कहते नहीं हमने आज तक रखा ही नहीं।
अब जो सियासी जमातें मुल्क चला रही हैं, मुल्क की इकॉनमी चला रही हैं और इतना कुछ कर रही हैं, अपने हिसाब किताब के लिए उनको ऑडिटर रखा ही नहीं। ये बड़ा स्पेशल जॉब है, ये कोई एक मुंशी या एक जो उनका सेक्रेटरी फाइनेंस जो है ये टाइप बंदा वो नहीं कर सकता। इसका पूरा ट्रेल मनी ट्रेल रखनी पड़ती है। जैसे खालिद साहब ने कहा कि ये कहाँ से आया, ये इससे आम बंदे का काम नहीं है, किसी सियासी बंदे का काम नहीं है। और इससे अब जो ऑडिटर रखे हैं ना इन्होंने, अब ये ऑडिटर की जॉब है और ऑडिटर उसको बकायदा अब उन्होंने किया कि अच्छा जो पिछली जो पीपल्स पार्टी ने और नून ने ये वजाहत दी थी कि हमारे पास तो हिसाबात ही नहीं, हमने उतना हिसाब रखा ही नहीं हुआ। एक तरफ आप पूरे मुल्क को आप चला रहे हैं, दूसरी तरफ अपने घर आपके अंधेरा है। लेकिन एसार राणा साहब से मैं आपसे पूछता हूँ ना, एसार साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो एक पंडोरा है पूरा का पूरा फॉरेन फंडिंग केस का, किसी नतीजा खेस जगह पे पहुंच सकेगा, कोई नतीजा निकल सकेगा? सलमान साहब, बात पता है क्या है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये सब गोल तो कुछ ना फोल, ठीक है ना। जब अब इनके आग लगी है ना पैरों के नीचे, तो अब आप देखिएगा कि मामलात जो हैं ये वाले ठंडे पड़ जाएंगे। मेरा लेकिन तीनों आप साहिबान से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो फंडिंग केस है, होता ये कि पार्टी को उनके वर्कर्स या हमायती पैसे भेजते हैं पार्टी चलाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी एक अरसे से सियासत कर रही है, मुस्लिम लीग नून एक अरसे से सियासत कर रही है, लेकिन आज तक कौम को ये नहीं पता चला कि इन्हें कौन पैसे भेजता है, कहाँ से कैंपेन चलाते हैं, कहाँ से ये पैसे आते हैं। और ये कौम का हक है कि उसे पता चलना चाहिए भाई कि आप पार्टियां आपके नाम पे, कौम के नाम पे पैसे लेते हैं। तो दुनिया के बेशतर ममालिक में जो पार्टी फंडिंग होती है ना, वो वाया इलेक्शन कमीशन होती है। बिल्कुल। और वो ये देखते हैं कि किसने कितने वोट लिए ना, उसके तनासब से जो है ना वो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बाज़ मुल्कों के अंदर ये डायरेक्ट जो पार्टियों के पास एक्सेस होती है ना फंडिंग लेने की, ये बहुत से ममालिक में नहीं है। और ये बड़ी खौफनाक है, बड़ी खौफनाक। राणा साहब, ये जो शफीक बात कर रहे थे कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके पास अपने ऑडिटर्स नहीं हैं, वो उस तरह अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाते, अब शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि ऑडिटर तो हमारी सियासी जमातों के पास बड़े ही माहिर ऑडिटर मौजूद हैं। असाक डार साहब जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो मसला ये है कि वो जो असाबात थे, शरीफ फैमिली के असाबात थे, उनके जो कारोबारी अदारे थे, उनके जो असाबात थे, वहाँ पर जो टैक्स चोरी को रोकना, चोरी के मामला थे या टैक्स कैसे बचाना था, उन पर ही शायद उनकी ज़्यादा तवज्जो रही है। इस तरफ जो है उनके जो पार्टी के अकाउंट्स थे उस तरफ डार साहब ने मैंने इलेक्शन कमीशन में बात की कि ये जो नया इशू खड़ा हो गया फॉरेन फंडिंग का 3 साल से चल रहा है, तो आप लोगों के पास कोई पैरामीटर कोई है, कोई बनाया आप लोगों ने? वो कहते हैं हम लोग मेंशन किए हुए। तो मैंने कहा कि जो स्टेट बैंक ने आपको दिया है, तो आपको अपना को पार्टियों को आपने वार्निंग जारी की, लेटर जारी करते हैं ना, फलान ये कर दिया, फलान वे कर दिया, तो आपने कुछ ये 3 साल से सिलसिला जारी कि आपने इससे पहले माजी में इलेक्शन कमीशन आज को तो नहीं है ना, कोई ये नोटिस जारी किए कि भाई ये फंड कहाँ से है ना। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये कैंपेनें कहाँ चलाते हैं, ये अपने अखराजात कैसे चलाते हैं, ये बकौल उनके मिलियन मार्क जलसे कैसे करते हैं। तो ये वो कहते हैं, अभी कहते हैं ये पहली बार इशू उठा था, इसलिए हमने इस पे अभी उस तरह हमने कुछ नहीं किया। हालांकि ये दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, ये अब सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं रही, बल्कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। इनके पास अर्निंग के बेशुमार जो हैं वो तरीके हैं। जब से पार्टी टिकटों की तकसीम शुरू होती है उस वक्त से जो है कलेक्शन का, जो फंड्स की कलेक्शन का एक वसी जो अमल है वो शुरू हो जाता है। अब आगे चलते हैं। जो आज का एक अहम तरीन टॉपिक है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया गैर मुल्की सहाफ़ियों को, और उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कही। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब अमेरिका का इत्तेहाद ही नहीं रहा, क्लियरली अब कोई इबाम नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर दाइश को रोकना है तो उन्हें रोकने का वाहिद हल तालिबान है, जिनके ज़रिए हम रोक सकते हैं। अब अमेरिका के तालिबान से मुज़ाकरात चल रहे हैं और वहाँ पे खासी ले-दे हो रही है, और अमेरिका ने ये कहा भी इंदिया दिया है कि ठीक है आगे चल के हम आपको शायद तस्लीम भी कर लें। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये कि एक मेरे पास खबर है, ये रोज़नामा खबरें की खबर है कि तालिबान के खिलाफ वसी प्रोपेगेंडा के लिए फ्रांस के अंदर एक सेल कायम कर दिया गया, और वहाँ पे अरबों डॉलर जो हैं वो दे दिए गए हैं, और बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए आलात रकूम शकूम ये आ गई। तो अमेरिका का तो जो 2 चेहरा है ना, डबल स्टैंडर्ड, वो तो हमेशा ही क्लियर शफीक होता है। रिपोर्ट ले लूं, फिर मैं आप तीनों से इस पे राय लूंगा। एक रिपोर्ट देखिए जी।
critical point for Afghanistan. The world must engage with Afghanistan. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. वजीर आजम इमरान खान ने कल अदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर रियासत का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को दे गए इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। अफगानिस्तान में मजबूत तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निमट सकती है। वजीर आजम ने कहा है कि अफगानिस्तान में अफगानियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तालिबान को मौसर इकदाम उठाना होंगे। उन्होंने कहा है कि दुनिया को अफगान हुकूमत से हर सूरत में बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान में खाना जंगी से बहुत तबाही हुई है, लेकिन अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन से किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। The world must engage with Afghanistan. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. So the neighbors are interested that they all form an inclusive government, so it's a stable government. वजीर आजम ने इंटरव्यू में मसला कश्मीर भी भरपूर अंदाज में उठाया। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। The Geneva Convention, it states clearly that you cannot change the demography of an occupied country. We are not now talking about it as a territorial issue. We are simply talking that allow the Kashmiris, and we in Pakistan have given them the other option. They don't have to come either to Pakistan or India. Just their right, democratic right, if they want to be an independent country. आपने वज़ीर आज़म का अभी चंक सुना और वो रिपोर्ट भी सुनी और आपने वो लहजा भी सुन लिया जो एक गयूर वज़ीर आज़म का होना चाहिए और एक गयूर कौम के लीडर का होना चाहिए। एक बड़ा कैटेगोरिकली था। मैं इदारिया भी आज जी न्यूज़ का इसी पे है और वो ये कहते हैं कि ये पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं ये मजबूत होने चाहिए और उनका ये कहना है कि जो अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट आई थी शर्मीन, उनका दौरा जो है वो ख़ास इम्पेक्ट नहीं रख सका और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में जो अमरीका के पाकिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर ये कि टकराव की पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं। लेकिन खान साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि भाई अब हम इत्तेहादी नहीं रहे और ठीक है भाई चल सो चल है। देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है कि इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में हम बड़े वाज़े इंस्टांस के साथ सामने आए और उसकी बड़ी वजह क्या है? वो वजह ये है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का किरदार रहा और तालिबान के आने के बाद जिस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है उससे पाकिस्तान के अंदर एक शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। और फिर ख़ास तौर पे ये जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उस तनाजुर में हम पर बड़ा दबाव है कि हम चाइना को छोड़ के अमेरिका के ग्रुप का हिस्सा बन जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी गुफ्तगू की है वो इसलिए भी वैलिड है। एक तरफ आप कहते हैं कि दुनिया के लिए अब बड़ा खतरा दाइश है। अच्छा, अगर आपके लिए आपको लगता है कि दाइश एक बड़ा खतरा है तो उससे मुकाबला करने का क्या तरीकाकार है? उससे मुकाबला करने का तरीकाकार ये है कि आप तालिबान को मजबूत करें और अफगान हुकूमत को तस्लीम करें, अफगानिस्तान के अंदर फंडिंग जारी करें ताकि वहां कोई बड़ा बुरहान पैदा ना हो। इसलिए बार बार जब ये पाकिस्तान में बहुत से हमारे लिबरल दोस्त जो है मजाक उड़ाते हैं ना कि लगता यह है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अफगानिस्तान के तर्जुमान बने हुए, वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान का फॉल आउट हुआ ना इसार राना साहब, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क का होगा तो पाकिस्तान का होगा। इसलिए पाकिस्तान की सेंसिटिविटी भी ज्यादा है। और ये मैं आपको बता दूं, गेंद बुनियादी तौर पे कल जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू है ना, ये गेंद बुनियादी तौर पे अमेरिका की कोर्ट में अमेरिका ने डिसाइड करना है कि वो क्या बिहेव करता है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करता है या इसके अंदर डेडलॉक पैदा करके हिंदुस्तान की सरपरस्ती करके वहां एक प्रॉक्सी वॉर को स्ट्रेंथन करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी। ये फैसला अब अमेरिका ने करना है और इसलिए बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका अपने आप को रिविजिट करे, रीस्ट्रक्चर करे, रीडिजाइन करे, अदरवाइज ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा जो अमेरिका की पॉलिसी। इसमें एक वजीर आजम साहब ने कहा कि इस वक्त दुनिया जो है वो तालिबान को तन्हा ना छोड़े, इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर तालिबान को तन्हा छोड़ा गया और खुदा न खास्ता तालिबान नाकाम होते हैं तो ये पूरा खिता पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, पूरा खिता जो एक बदअमनी में चला जाएगा। देखिए, एक तो अमेरिका से ना आप कोई ना किसी भले की तवक्को ना करें। अब उनके नायब वज़ीर ख़ारजा यहाँ उन्होंने क्या बयान दिया और इंडिया क्या बयान दिया, यहाँ आके अब फिर वहाँ जाकर कहती है कि मैंने तो फोकस, हमारा फोकस था सिर्फ अफगानिस्तान और दूसरे, बाकी हमारा कोई इशू था ही नहीं, तालिबान।
आप देखें कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ये ठीक कहा है कि अगर आपने अफगानिस्तान के मसले हल करने हैं, दाइश को अपना करना है, काबू करना है, तो उसके लिए तालिबान बेहतर है, क्योंकि वो उनकी ज़मीन है, वो उनका घर है, वो बेहतर जानते हैं कहाँ इनका हाइडआउट्स हैं, कहाँ पे हैं। अमेरिका तो फिर वो अपना ड्रोन अटैक कर देगा और उसमें बेशुमार मासूम लोग भी मर जाएंगे, तो उससे और अपना ये मसाइल पैदा होंगे। अब कल मैं देख रहा था कि 2 जो ड्रोन हैं वो अपना काबुल के ऊपर प्रवास कर रहे थे। मैं डर गया कि अल्लाह ना करे कोई और सा वाक़ हो जाए। और दोहा मुज़ाकरात में भी यही उन्होंने कहा है कि बजाय को बाहर से फोर्स आए, लेट तालिबान डिसाइड कि उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक है। और अगर अमेरिका समेत कोई और मुल्क उसमें इंटरफेयर करता है तो फिर वहाँ पे अमन की उम्मीद ना रखें। और प्राइम मिनिस्टर तो बार बार यही कहते रहे हैं कि आप, ये बिल्कुल ठीक है आपने कहा कि अब जो ना अमेरिका हमारा अलाई नहीं है। अमेरिका एक, क्योंकि उसका पाकिस्तान से कभी भी जो द न्यूज़ का एडिटोरियल भी है उसमें यही मेंशन किया है कि भाई वो पाकिस्तान से खेलता है, नहीं पाकिस्तान उसका एतराज़ी रहा, 2 जंगों में अपने इतना कुछ नुकसान कराया, और जब एंड पे आया तो रिजल्ट देने का वक्त आया तो वो दूसरी तरफ उसने रुख कर लिया। तो अमेरिका पे एतबार ना करें, तालिबान अपने उस पर रिसोर्सेज पे देखें और पाकिस्तान अपने हालात और रिसोर्सेज पे देखें कैसे चलना है। ये जो वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हम उनके इत्तेहादी नहीं रहे, इसके पाकिस्तान पे असरात तो पड़ेंगे। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बड़े ज़ोरदार तरीके से और बड़े तसलसल के साथ जो अफ़गानिस्तान में अमन और ख़ास तौर पर इस पूरे खित्ते के अंदर जो अमन है उसके जो है पूरी दुनिया में उसका केस जो है वो पेश कर रहे हैं। और ये केस जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी पेश कर रहे हैं। और इसी तरह जब वज़ीर आज़म ने यूएनओ में ख़िताब किया तो वहाँ भी इसी तरह जो अफ़गानिस्तान में अमन का जो केस था वो वज़ीर आज़म ने पेश किया। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश की जो असल जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, और यहाँ से जो जड़ें दाइश की फिर वो इधर उधर असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए अगर अफ़गानिस्तान अंदर से मजबूत होगा तो फिर वो दाइश के खिलाफ पूरी तरह पूरी मुज़ाहमत के साथ उनसे निपट सकेगा। और अगर कमज़ोर होगा, अगर वहाँ इकनॉमिक क्राइसिस होगा, अगर वहाँ पर दहशत गर्दी के मसाइल होंगे, तो फिर इस तरह जो है अफ़गानिस्तान जो है वहाँ तालिबान की हुकूमत उनसे नहीं निपट सकेगी। और इसके असरात जो है राणा साहब मैं आपको बताऊँ कि आने नहीं आ रहे हैं। इस वक्त भी जो इकनॉमिक मसाइल हैं वो पाकिस्तान की तरफ जो हैं वो अफगानिस्तान के शिफ्ट हो रहे हैं। जो इस वक्त डॉलर का क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है, अब वो भी अफगानिस्तान की वजह से। मैं आपसे ये पूछा था, आप अपने तजिया करें ना कि जो अगर मिसाल के तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ने कल गुफ्तगू की है, तो आपके ख्याल में सख्त से सख्त अमरीकी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? वो तो हो गया क्या जो रद्द-ए-अमल आना था कि उन्होंने हमें एक किस्म का, ये जो अब आई है शर्मीन आई है, तो कहीं पे कोई जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया, कहीं पे कोई ऐसा सामने आया कि जिसमें हमने कोई मुश्तरका तौर पे बात की हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे दौरे में जितनी सर्दमहरी रही माजी में कभी नहीं रही। और पाकिस्तानी क़यादत ने पहली दफ़ा ना एक चीज़ पे स्टैंड लिया। होता क्या था माजी में शफीक साहब, हम अमेरिका से मार भी खाते थे और उसके बाद जब वो आते थे तो उनके आगे हम लेट भी जाते थे, आए हैं। पहली बार हुआ है कि वो जो डिप्टी आई है सेक्रेटरी, उनको पहली दफा बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पांस दिया गया। हाँ, वजीर खारजा ने जरूर उनके साथ वो तो है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी आ रहे हैं वहां। हाँ, सब आएंगे। मैं अब अपने प्रोग्राम में बार बार कहता हूँ कि ये अमेरिका जो मर्जी कर ले, सब आएंगे। पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। किराए का गुंडा भारत को आप लेके ये समझे अगर अमन हो सकता है, इम्पॉसिबल। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ ही आऊंगा सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद अब बलूचिस्तान में जो क्राइसिस है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अब वो जो है वो तहरीक एतमाद भी वज़ीर आला के खिलाफ जमा हो गई है। कहते हैं 14 अफराद ने दस्तखत किए जबकि 24 उनके साथ है। क्या बनेगा इस पर बात करेंगे शफीक साहब, सलमान साहब से और खालिद साहब से। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
साहब, जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद हो गई है और मैंने अभी जैसे बताया कि 14 अरकान के दस्तखत हैं, जबकि इतलात ये कि 24 अभी भी उनके साथ हैं। ये बैल के जो है ये मंडे का चढ़ेगा भी कि नहीं, कि क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरा जो अपना सियासी तजिया ये कहता है कि भाई ये एमिकेबली हो जाएगा, और इसमें आप इनके 14 ये हो ना गिने, इसमें अपोजिशन भी साथ है ना, जो असल मुँह तो अपोजिशन नहीं गिरी, जो कि अपना गवर्नर ने उस पर एतराज़ लगा के भेज दिया। जी जी। और इसमें ये अब उनके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी रह गई। ये 14 लोग वो हैं जो वोकल, आपको पता है कि किसी भी पार्टी में किसी भी क्राइसिस में चंद लोग होते हैं जो लीड करते हैं और बाकी दे के उनको शामिल हो जाते हैं। तो ये 14 लोग हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाप के लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं, वज़रा हैं, वज़रा ने रिज़ाइन किया है और गवर्नर ने उनके इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं। ये सिर्फ 14 लोग ना गने, फिर साथ इनकी अपोजिशन भी, और फिर इनकी अपनी जो अपना जमात है उसमें भी लोग बहुत सारे हैं। अब ये है कि ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर होगी, ये उसका अदम एतमाद नहीं होगी। यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वज़ीर आला बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़ीर आला को रिप्लेस करेगा और विद इन द पार्टी। ये अच्छी बात है कि वो अपना उनको मशवरा दिया जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। बहरहाल ये तो वहाँ के बलूचिस्तान के अपना MPs ने करना है, वहाँ के अवाम को जो नुमाइंदे उन्होंने करना है। तो लेकिन ये है कि सूरत हाल जो है वहाँ पे पंजाबी कहना दिगरगूँ है और फैसला जा रहा है बलूचिस्तान असम्बली ने करना है या कमाल साहब ने करना है कि उन्हें क्या कमाल दिखाना है या अपना उन्होंने अपने आप को विड्रा बाकमाल साबित करना है खुद को। बहरहाल ये अब जंग वहाँ जारी है कि कमाल साहब विड्रा हो जाएं और वो उन्हें अदम एतमाद की सामना ना करना पड़े। यार एक सुबकी होती है, वो दोबारा अगर पार्लियामेंट में आते हैं, असम्बली में आते हैं, तो वो आपस से अमीकेबली बैठ के हल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कमाल साहब जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून या PTI कोई आ जाएगा या पीपल्स पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी वहाँ पे है ही नहीं, इन्हीं की पार्टी आएगी। तो बैठ के अंदर तय कर लें मामला, क्यों फिर मैं कहूँगा कि गंदे कपड़े जो हैं वो अपने मीडिया में और अवाम में धोते हैं। ठीक है। अच्छा, तो रोज़नामा दुनिया में प्रोफेसर रशीद अहमद खान साहब का जो कालम है वो भी बलूचिस्तान के सियासी बहरान पे, और वो कहते हैं कि वहाँ एक मजबूत सियासी हुकूमत की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म हटाओ मुहिम तो बलूचिस्तान के मसाइल नहीं है, वज़ीर आला ये मसाइल का हल तो नहीं है, असल मसाइल की तरफ तो अपोजिशन तवज्जो ही नहीं दे रही। और फिर उनका कहना है कि जो बलूचिस्तान में गवर्नेंस का बहरान है और तरक्याती मनसूबों पर आदम एतमाद है, ये तो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। तो रशीद साहब ने भी एक अहाता तो किया है बलूचिस्तान की सूरत हाल का। बदकिस्मती से पिछले कई अरसे से बलूचिस्तान में ना एक कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा पॉपुलर हुआ है। आपको याद है 2.5 साल जो है सनाउल्लाह ज़हरी के पास थे, 2.5 साल उनके पास थे। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है ना उसके अंदर एक स्टेबल हुकूमत का तसव्वुर जरा बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं, और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे। लेकिन जो अब हालिया रीसेंट क्राइसिस है, मेरी इतलात के मुताबिक जो चेयरमैन सेनेट हैं संजरानी साहब, वो एक मसालती मिशन में पसे पर्दा लगे हुए हैं। अच्छा। और इसी वजह से ये जो जाम कमाल साहब ने कहा ना कि वो सियासी तौर पे डट के मुकाबला करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे। और मेरी इतलात के मुताबिक 3-4 एक वजीर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद में दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। उन्होंने जाम कमाल को अपनी हिमायत का यकीन दहानी करवाई है। तो एक मसालती मिशन तो चल रहा है और इस मसालती मिशन के तहत मुझे लगता यह है कि मामला यहाँ पर ठंडा होगा और जो असल तवज्जो जिस पर देने की ज़रूरत है वो बलूचिस्तान के मामलात हैं, मसाइल हैं जिनका रशीद अहमद खान साहब ने जिक्र किया, उस पर तवज्जो दें। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के जो है ना, अब देखिए ना वहाँ पे भी रीसेंट क्राइसिस, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, वो करवाएं आप, वहाँ गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, वहाँ जो कोलिशन पार्टनर हैं उनके दरमियान को रिलेशनशिप बिल्ड कर दें। अगर ये गिला है अपोजिशन जमातों का या हुक्मरान जमातों की, इत्तेहादी जमातों का कि जाम कमाल साहब हमें टाइम नहीं देते थे या मखसूस लोगों को टाइम देते थे, उसको दूर कर लें। तो अब देखना ये है कि ये जो मिशन चल रहा है ना इस वक्त चेयरमैन सेनेट का संजानी साहब का, वो क्या रंग दिखाता है। और अगर नहीं दिखाता तो फिर ये इनकी बात है ना कि फिर बीच में से कोई एक तीसरा फरीक निकलेगा जो पार्टी को लीड करेगा, विदिन पार्टी निकलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जाम कमाल स्टे करेंगे। खालिद साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए, आप समझते हैं कि इस्लामाबाद भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है इस सारे बहरान में? देखिए, दोनों ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वहाँ वज़ीर आला भी पहुंच चुके हैं और जो कदूस जो स्पीकर हैं वो भी अपने ग्रुप के साथ पहुंच चुके हैं और गवर्नर बलूचिस्तान जो हैं उनको भी इस्लामाबाद तलब किया गया है। और इसमें कभी इम्कान यही है कि बाप पार्टी के अंदर ही इस मसले के हल का तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए कि उसमें एक जो एज हासिल है
अब वो जो कदूस बदंजू हैं, जो नाराज ग्रुप के जो सरबराह हैं, उनको ये हासिल है कि वो स्पीकर हैं इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली के। अच्छा, और जो बलूचिस्तान किसी भी असेंबली का जो स्पीकर होता है, अदम इत्माद की जो तहरीक होती है उसको, उसमें उसका बड़ा अहम रोल होता है। माजी में आपने देखा कि पंजाब में मियां मंजूर अहमद वट्टू यहाँ पर जो है वो स्पीकर थे पंजाब असेंबली के। जब नून लीग के खिलाफ बगावत हुई तो उसमें फिर किस तरह आसानी के साथ जो अदम इत्माद का जो सारा मरहला था वो जो है वो सारा मुकम्मल हो गया और मियां मंजूर वट्टू खुद ही वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बन गए। तो ये एक एज जो है ये कदूस बदंजू को हासिल है और इसका जो है बड़ा सही जगह किया कि स्पीकर ही सब कुछ, वो कह रहे हैं स्पीकर के पास रिमोट कंट्रोल होता है असेंबली का। अब देखें पंजाब में इस वक्त परवेज लई साहब हैं, वो भी गाय बगाह नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और जाके पंजाबी कहते हैं गोडे फाड़ लेते हैं। आपकी भी इतनी जिंदगी गुजरी है इसमें मीडिया में, 70 साल तो हो गए मेरे ख्याल। हाँ नहीं, मैं दिन रात मिला के। तो आपका एनालिसिस क्या है, आपका एनालिसिस क्या है कि क्या वहाँ होगा और स्पीकर का रोल जो खालिद अयूब साहब ने तवज्जो दिलाई है उस पर क्या कोई एमिकेबली हो जाएगा या विद इन पार्टी चेंज? देखिए शफीक साहब, इस अदम एतमाद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ऑल एवरीथिंग इज विद इन द डेमोक्रेसी, ठीक है ना, जमहूरियत के अंदर। अब वो जोड़ तोड़ हो रहा है और कान इधर चल जाए उधर चल जाए। मुझे ना माजी के झरोकों से, जब चूंकि आपने मुझे कहा 70 साल का, तो दिन रात मिला के 70 दिन रात मिला के 70 साल का हुआ और मैं, मेरा ख्याल है आधा घंटा छोटा हूँ आपसे ना, तो वो भी आपको पूछना पड़ता है कि आया मैं छूट रहा हूँ। वेल सेड खालिद ने आज वो बड़ा मार रहे हैं। अच्छा, आप सबको याद होगा कि माजी में एक दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ अदम एतमाद आई थी और फिर पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे भी लिए और उस अदम एतमाद में उन पैसों के बाद छांगा मांगा सजाया गया और उस छांगा मांगा सजाने के बाद वहाँ जो कुछ इस इल्ज़ाम की, ये उसामा बिन लादेन के हवाले से जो इल्ज़ाम था, इसकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद भी तस्दीक करती है। और आपको याद होगा कि इंतहाई शर्मनाक हमारी सियासत का दौर है जब छांगा मांगा सजा और वहाँ जो महफिलें सजाई गई वो तो हम यहाँ इस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते कि जो महफिलें अटेंड की हैं। शफीक ने तो महफिलें भी अटेंड की हैं, तो ये शरीके जुर्म में इसलिए मुखबर ही नहीं कर रहा लिहाजा। लेकिन देखें, बात यह कि माजी के अंदर बड़ा शर्मनाक रहा जब भी तहरीक अदम एतमाद आई। मुझे इस तहरीक अदम एतमाद में जो एक पॉजिटिव वो साइन नजर आ रहा है कि हम ठीक है अपने पार्लिमानी हदूद में रह के एक जंग कर रहे हैं ना, हमारे अरकान हमारे साथ मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। वो घर आग लग गई, घर के चाक, अगर स्पीकर साहब नहीं ये सारा कर दिया, लेकिन जमहूरी प्रोसेस के थ्रू होगा, ये अच्छी बात है ना। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है। अब मैं जरा चल रहा हूँ आगे। पिछले कुछ दिनों से, अभी मैंने बात नहीं की, शफीक की शक्ल देखो, इसको बड़ी खुशी होती है। हाँ नहीं, इसको बड़ी खुशी होती है, मार धार तलवार और जनाब अली और जंगो जदल। पोस्टमार्टम क्या लें? कुछ दिनों से ये हो रहा है खालिद साहब कि कल बिलावल भुट्टो साहब का हमने बयान डिस्कस किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन जो है ये मुनाफिक है और बिकाऊ माल है। आज जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी पीडीएम जो है हम वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करके उन्होंने वो किया। एक इस पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ में बयानात की गोलाबारी जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयानात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीडीएम ने हुकूमत को तौसीह नहीं देनी थी, लेकिन कुछ लोगों के जाती मुफाद की वजह से हुकूमत को तौसीह मिली। फजलुर रहमान इससे पहले भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छुरा घोंपा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग और जेयूआईएफ को मुनाफिक जमातें करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ऑपोजिशन की जमातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दे ताकि हुकूमत का मुकाबला किया जा सके। मैंने कहा दोनों तरफ का वर्शन तो लें कि असल बात क्या है। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे जरा पूछते हैं। इन्होंने मौलाना को हराया हुआ है। हाँ, उन्होंने मौलाना को हराया भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं काम बढ़ गया और कुछ ज्यादा मामलात नहीं खराब हो गए पीपल्स पार्टी के और वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात के हवाले से?
ये कहते हैं कि जी मौलाना साहब ने पिछली दफा एक मार्च किया था, एक लॉन्ग मार्च किया था और वो इस्लामाबाद आए थे और बगैर कोई चीज हासिल किए वो वापस चले गए, वाइंड अप कर गए। और बाद में ने कहा कि हमारे साथ कमिटमेंट हुई है उस वक्त कहा, और जो है वो कमिटमेंट जो ऑनर होंगी और ये चीजें हम हासिल करके चले गए। लेकिन वो कमिटमेंट किधर गई, किसने की, किसने नहीं की, आज तक मंजरान पे नहीं आ सका। और कौन सी कमिटमेंट थी, किसने आपको मतलब एक गारंटीज दी थी, क्या चीज था जो आप सब कुछ वाइंड अप करके जो है वो चले गए। अब हमने उस वक्त भी कहा था, तो मरियम साहिबा ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे करे। एक तरफ अपोजिशन एक तहरीक चला रही है जिसमें हुकूमत के खात्मे के लिए, दूसरी तरफ एक पार्टी की नायब सदस्य साहबा है वो ये कह रही है कि ये हुकूमत को 5 साल पूरे होने करने चाहिए। तो दोनों दो चीजें जो है ये इकट्ठी जो है वो नहीं चल सकती। एक तरफ आप हुकूमत गिराएं, दूसरी तरफ आप ये टाइम पूरा करें। बिल्कुल सही है जी, वो उनका वर्शन सामने आ गया और वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा बिलावल साहब ने मुनाफकत की, उन्होंने कहा जी मरियम साहब एक तरफ तो कहती है कि हुकूमत गिराओ, दूसरी तरफ कहती है नीचे 5 साल पूरे करने दो। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लेके जाते हैं इस्लामाबाद और वहाँ जाके वो पता नहीं क्या होता है, वो वापस आ जाते हैं। मैं ज़रा हम दूसरी साइड का भी जो मौक़िफ़ है वो लें ताकि ज़रा उनका भी पता चले। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, अभी मैं बात कर रहा था फैसल करीम साहब से, तो ये जो हमले चल रहे हैं बयानात के, क्या वजह है सर, क्यों नहीं कोई आपस में ज़्यादा लगता है खलीज बढ़ती जा रही है? जाती हमले नहीं हुए, जाती तौर पर जो है उसको कुछ नहीं, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी गलत हो गई है कि जिसकी वजह से वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा है। और 3 क्लास में JUI को जो है उन्होंने जाके चेयरमैन पे रखा था, इलेक्शन हुआ, जीते हारे हमारी किस्मत। यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन के लिए रखा था, जीते हारे उनकी किस्मत। मगर ये स्टार्ट जो है अपोजिशन लीडर की सेनेट में ये उनके पास थी, फिर उसको नून से ले लेना और उसने बाप को देना शरीक करके और फिर उसको देना किसी तरह से देना अपोजिशन लीडर बन जाना। एक विभाजन के तहत की आदमी के लिए जो जगह रह चुके हैं उसको मेरा ख्याल ऐसी बात है ना, वो कमिटमेंट की बात अच्छी नहीं थी। देखिए टीवी में कुछ चीजें तय थी, उसमें तय शुदा मुल्क जो है वो कभी बातें जो है ना जब हाथ लगाया जाता है किसी पार्टी का तो फिर उसमें कुछ थोड़ा सा जो है मसाइल आ जाता है। अच्छा ठीक है सर, ये बिलावल साहब भी बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं, तो कहीं आपका राब्ता वाब्ता हुआ कि नहीं ये कितने सख्त बयानात के वाले से? बिलावल बच्चा है और बच्चे अलग सियासी होते हैं, तो वालिद अगर उसका ये बात करे तो फिर मैं इसको संजीदा लूंगा। मेरे ख्याल में वो अब तक बच्चा है और गैर सियासी ना अपनी वालिदा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। बिलावल वो कहते हैं बच्चे और बच्चा गैर सियासी होते हैं, वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि JUI खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सियासी दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हाँ। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो सियासी मफादात हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनको मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। और उसमें एक मैं आपको बताऊं कि अगर उनको कोई बंदा सियासत में समझ सका है तो वो बाबा जमहूरियत नवाबदार नसरुल्लाह खां मरहूम थे, जो फजलुर रहमान जो है उसको हमेशा फासले पर रखते थे। अच्छा, और मौलाना फजलुर रहमान जो अपने सियासी मफादात के लिए अदारों की मोहब्बत जो है वो भी अचानक जाग उठती है उनमें। और मैं आपको बताऊं कि जब 2002 की जो असम्बली थी तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अकलियत के बावजूद उनके पास कम नशिस्तें थी, ARD के पास, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास ज़्यादा नशिस्तें थी, तो वो फिर किस तरह जो है उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो उनके साथ उनके रवाबत थे उसकी बुनियाद पर अपोजिशन लीडर नहीं बने थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ एक तनाज़ा और भी है उनका कि सिंध के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के मुफादात हैं। और पिछले चंद साल पहले जो लाड़काना में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने और JUI ने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की हमायत नहीं की थी। वहां उस वक्त सरकारी जो इत्तेहाद था GDA, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपोजिशन की सियासत के अलम बरदार तो हैं, लेकिन वो सरकारी उम्मीदवार की वहां उस वक्त राना मसला ये है कि ये जो आपने मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी आमने सामने की बात की है ना, ये मरियम और मौलाना फजल रहमान ने सीसा गेम होती है ना इसमें करते हैं। कभी मरियम अपना बोलती हैं खिलाफ पीपल्स पार्टी के और कभी जनाब ये अपना मौलाना फजल रहमान।
इनका मकसद यही है कि यानी पहले दिन से यही लोग मुखालिफ थे कि पीडीएम में ये जमातें ना और 2 बड़ी पार्टियों को निकाल दिया। अब जो अपना मुर्शा साहब कह रहे हैं या अपना कुंडी साहब कह रहे हैं, ये तो अपना एक अपना बता रहे बयान दे रहे हैं कि ये हमारा ये मौक़िफ़ है, लेकिन देखिए असल मसला इनका है वो अपना उस पर किटी पे फजल मान साहब मेरा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को वहाँ से वो खाबे लेते रहे। और बिलावल की अब बात करते हैं तो बिलावल देखे ना, बिलावल के ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं और फवाद से कई बार कहा है कि ये पर्ची पे है वो बंदा, ना उसकी कोई स्ट्रगल है ना जिंदगी में उसने कोई सियासत में आगे को किया है। और यही हाल मरियम का है। मरियम मुझे बात पूरी कर रहे हैं, मुझे बात पूरी, यही हाल मरियम का है। मरियम की क्या सियासी स्ट्रगल है, बड़े बड़े सियासतदान वो झुके खड़े होते हैं और मौलाना साहब भी आगे हाथ बंधे खड़े होते हैं। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई पॉजिटिव सियासत करें। बात ये बड़ी सिंपल सी है, इन्होंने कहा खालिद साहब ने कि मौलाना बड़े जहादीदा और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। हालत उनकी ये है कि 2023 से वो बेचारे अपनी डुगडुगी जो है ना बजा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। और 2013 के बाद से, यानी 2013 में उनके साथ डकैती हुई केपीके के अंदर, फिर 2018 में डकैती होगी, यानी वो पॉलिटिकली आइसोलेट हो गए। उनकी पार्टी अपने आप को आइसोलेट कर दी, जिस पीडीएम के अंदर वो गए थे उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के साथ। अब सवाल ये है कि मौलाना तो इस वक्त है आइसोलेटेड, और मौलाना चाहते थे कि वो पीएमएल-एन के कंधे पे बैठ के और पीपल्स पार्टी के कंधे पे बैठ के अपना एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मामला तय करें, वहां पे भी उनको नाकामी हो गई। अब वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता उनसे निकल नहीं रहा। जो केपीके है, जहां एक जो 10 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई का बड़ा होल्ड होता था, वहां 2013 के बाद जो है बदस्तूर जो है अभी भी पीटीआई का गालिब है। अभी आपके सामने हबीब अकरम का एक सर्वे आया है केपीके के कॉन्टेक्स्ट में, जहां उन्होंने कहा कि 49% जो है ना इस वक्त बरतरी पीटीआई को हासिल है और बाकी तमाम अपोजिशन जमातें बाशमूल जेयूआई उनको सिर्फ 19% हासिल है। तो उनका तो असल जो एरिया था जहां उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां तो वो इस वक्त पॉलिटिकली आइसोलेटेड। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब, ये सियासतदानों को इस तरह के बयानात की जरूरत क्यों पेश आती है और वो इस तरह के बयानात क्यों देते हैं? अंदर खाते तो फिर वो मिले होते हैं। अब देखें जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला था, इसमें अंदर सब एक हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए कि भाई हम जितनी निकात माने गए हैं नया बॉडी उस पर, वो भी देखें 29 अरकान सामने रख लें। अब जो उनके 29 निकात थे और जो अब ये अमेंडमेंट है वो सामने रख लें। ये असल में सिर्फ हमें और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं और ये अपोजिशन का ये डे 1 से ये है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और वो मीडिया में ऐसे नए इशू खड़े कर देती है, पिछले इशू डेड हो जाता है। जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा जी नए फौरी इलेक्शन कराओ, पूरा 7 से 12 तक मीडिया उस सब चल पड़ा। तो ये असल मीडिया मॉन्गरिंग है और ये ना ये अपनी लोग मीडिया में सोशल मीडिया तो डील जिंदा रहने के लिए मेरा ख्याल है इस तरह की बात है। देखें ना पॉलिटिक्स में वो प्लेयर जो पॉलिटिकली आइसोलेटेड हुए हैं, उनकी जिंदा रहने का वाहिद ऑप्शन जो है ये 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के टॉक शो ही रह गए ना यहाँ पर। और वो माशाल्लाह जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं उसके बाद जब वो निजी महफिलों में जाते हैं तो फिर अपनी ही पार्टी को सुना भी रहे होते हैं कि हमारी पार्टी की क़यादत जो है वो क्या कर रही है, जिसकी वजह से हमें बुरहान का सामना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आज का जो टॉप ट्रेंड था वो खान और अवाम एक साथ है। मेरा ख्याल है कि इसमें सर एक बात कहूँगा, ये अपना सलमान साहब ने उसका हबीब अकरम का वो सर्वे भी कोट किया, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें ये जो ट्वीट है इसमें कुछ जान पंजाब में भी 5% उनका इजाफा हुआ है और ट्रेंड जो चल रहा है 27K+ है खान और अवाम एक साथ। और उसमें जो लोगों ने अब इमरान खान के साथ खुद को खड़ा किया है और इमरान खान साहब के जितने भी बयानिया है उसके साथ तो अवाम ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। ये एक अच्छा निशान साइन है कि लीडर के साथ कौम खड़ी हो तो फिर लीडर का एतमाद जो है वो बढ़ जाता है। जाते जाते बस वो एक बयानात के हवाले से वो मैं ऐसे पूछा था बयान के हवाले से, आमिर लियाकत साहब का क्या इशू है यार? आमिर लियाकत साहब का इशू क्या है? बयान जारी कर रहे हैं। आमिर लियाकत साहब के अंदर बैक वक्त एक आलिम और बैक वक्त एक डांसर, बैक वक्त एक फनकार मौजूद है। वो कभी सांप बन जाते हैं और बन के वो स्टेज पे नाचते हैं, कभी वो पुलिस वाले से लड़ रहे होते हैं, कभी वो सड़क के ऊपर खड़े होकर लोगों से लड़ रहे होते हैं, कभी फवाद साहब के लिए वो बुनियादी तौर पर एक्टर है तो हर मामले में एक्टिंग करते और वो सिर्फ अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह के सस्ते शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह का वो देते हैं। अदरवाइज पीटीआई ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि उन्हें नहीं कहते हैं कि मैं बता दूं कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया तो एक बड़ा अब देखें ना पीटीआई ने उन्हें कितनी इज्जत दी, उन्हें एमएनए बनाया, वो वहां से कभी भी नहीं जीत सकते थे। वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर बैठ के बोल सकते थे, लेकिन वो नहीं बोल सकते थे। और बहरहाल
आमिर लियाकत साहब, आपको ज़िंदा रहने का फ़न आता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे बयानात इंसान को ज़िंदा करने के बजाय उसकी शख्सियत को मुर्दा कर देते हैं। एहतियात किया करें, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, MNA बने थे, बड़ा कुछ था, ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा करें। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।